हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो ME 308 यानी मशीन डिज़ाइन जो हमारा सब्जेक्ट है, मशीन डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है किसी कंपोनेंट में वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है और वो एवरेज स्ट्रेस से किस तरीके से अलग होता है और उसके बेसिस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए वर्किंग स्ट्रेस। तो इन एनी कंपोनेंट वर्किंग स्ट्रेस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच इज एक्चुअली बीइंग अप्लाइड। किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो किसी कंपोनेंट के अंदर वर्किंग स्ट्रेस जो है इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच इज एक्चुअली बीइंग अप्लाइड। जो वास्तव में स्ट्रेस जो हमें मिल रहा है, एक्चुअल में जो अप्लाई हो रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ एवरेज वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल और एवरेज या फॉर्मूले से जो स्ट्रेस वैल्यू निकालते हैं उसके अलावा तो जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन से निकालते हैं या फॉर्मूले से निकालते हैं, उसके कंपैरिजन में वास्तव में कितना हमें आ रहा है, उसको बोलेंगे हम वर्किंग स्ट्रेस। इट इज द रियल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस। जो रियल वैल्यू जो स्ट्रेस होती है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। जो हम कैलकुलेट करते हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और थ्योरेटिकल वैल्यू जो है प्रैक्टिकल या रियल वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली पहुंचती है। उसके बाद हमें हमारा एक एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटल जजमेंट जो होता है वो काम करता है, और हम ये तय करते हैं कि कितना वर्किंग स्ट्रेस किस लेवल तक जा सकता है। इसको समझने के लिए हम एक देखिए डायग्राम देखिए। ये जो एक डायग्राम है हमारे पास, ये कोई बीम है जिसपे कोई लोड एप्लीकेबल है। जब इस पे लोड एप्लीकेबल होगा, हमारे पास अगर लोड की वैल्यू है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू अगर है, तो हम इस पे एक एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस या थ्योरेटिकल स्ट्रेस हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, लोड डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेस की वैल्यू इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पर एवरी टाइम यही स्ट्रेस वैल्यू रहे। कुछ सर्कमटेंसेस ऐसी भी हो सकती है कि सडनली किसी जगह पर किसी पॉइंट पर ये वैल्यू अचानक से बढ़ सकती है या थोड़ा बहुत घट भी सकती है। तो जो रियल में जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू बढ़ी हुई होगी या चेंज हुई होगी, वो वर्किंग स्ट्रेस कहलाएगी। और वही चीज, और उसमें अनसर्टेनिटी होती है। हो सकता है वर्किंग स्ट्रेस ड्यूरिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेम एट एवरी टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्किंग स्ट्रेस की जो भी वैल्यू हम निकालते हैं, चाहे एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकालें चाहे थ्योरेटिकल फॉर्मूले से निकालें, वो हर एक टाइम फिक्स है, ऐसा भी नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किस लेवल तक जा सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। वो पता करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो इस वाले डायग्राम में देखिए, जो एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ये है, अगर इस तरीके से आती है। लेकिन मान लीजिए अचानक से अगर लोड बढ़ जाता है, जैसे एफ डैश यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में 500 किलोमीटर, तो 550 किलोमीटर, तो अचानक से जब ये चीज बढ़ जाएगी तो स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। या फिर हो सकता है यहाँ पर कोई ज्योमेट्री में कोई चेंजेस आता है, लोड फिक्स रहता है, तब भी स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वापस से आता है स्लाइड पर, डेफिनेशन पर। डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी। थ्योरेटिकल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? थ्योरेटिकल स्ट्रेस इट इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन एंड फॉर्मूले। फॉर्मूले या इक्वेशन से हम इसको निकालते हैं। वर्किंग स्ट्रेस इट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होती है, और वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंटल जजमेंट से हम निकालते हैं। cannot be found easily, can be found easily, वर्किंग फॉर्मूला से जो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। नीड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस। वर्किंग स्ट्रेस का लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस एनालिसिस होना चाहिए, अदरवाइज हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्किंग स्ट्रेस होगा वो अक्सर बदलता रहता है। हमारा जो पर्पस होता है वर्किंग स्ट्रेस की जो लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू है, वहां तक अप्रोच करना और अप्रोक्सीमेटली उसके पास में हमें स्टैंड करना होता है ताकि हम मटेरियल प्रोटेक्ट भी कर सकें और एक्सेस मटेरियल का यूज भी हम बचा सकें। तो ये हमारा सारा एक्सपेरिमेंटल जजमेंट या हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है ज़्यादातर चीज़ें। फिर देखिए और क्या डिफरेंस है, रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है वो लगभग एक जैसी रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता। कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द पैरामीटर्स। अगर ज्योमेट्री में कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है मटेरियल में, तब भी वर्किंग स्ट्रेस चेंज हो जाएगा, या फिर लोड में कोई फ्लक्चुएशन आता है तब भी वर्किंग स्ट्रेस चेंज हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ लोड में कोई चेंजेस आता है तब भी वर्किंग स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं आगे की स्लाइड में। यहाँ देखिए अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों लेते हैं पहले देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हम डेफिनेशन देखेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, it is the ratio of maximum possible working stress to the theoretical stress। ये जो है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, it is the ratio of maximum possible working stress to the theoretical stress। जो मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस पॉसिबल है वो स्ट्रेस वैल्यू, और थ्योरेटिकल जो स्ट्रेस हम एवरेज जो स्ट्रेस निकाल रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो यहाँ एक्सप्रेशन में देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग स्ट्रेस टू द थ्योरेटिकल स्ट्रेस। नोटेशन यूज करेंगे इसके लिए तो आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS बराबर सिग्मा W अपॉन सिग्मा P। अब वापस यहाँ देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई चीजें डिजाइन करते हैं तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, यानी जितना भी लोड उसमें आता है या सरकमटेंसेस आती है वो अपनी लाइफ पूरी जीना चाहिए, ये हमारा एक मेन पर्पस होता है। लेकिन जो स्ट्रेस वैल्यू आती है अगर वो उसकी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा चली जाए, अगर वो उसकी जो कैपेबिलिटी से ज़्यादा चली जाए तो वो मटेरियल हमारा फेल हो जाता है। और अक्सर जो प्रॉब्लम आती है कि जो हम जिस थ्योरेटिकल स्ट्रेस को हम लेकर के चल रहे हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि कंपोनेंट में वो स्ट्रेस उससे कहीं ज़्यादा चला जाए। तो हमें पहले ही एनालिसिस करना पड़ता है कि वो स्ट्रेस ज़्यादा क्यों गया, किस सर्कमस्टेंसेस में गया, और ऑन एन एवरेज कितना ज़्यादा हो जा सकता है। तो इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ताकि हम पहले से ही उसको मल्टीप्लाई करें किसी फैक्टर से, जैसे मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो स्ट्रेस की वैल्यू थ्योरेटिकल की तुलना में बढ़ जाएगी। मान लीजिए हम वर्किंग स्ट्रेस 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले रहे हैं, अगर हम उसको डबल कर दें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2 ले लेते हैं तो हमारे लिए स्ट्रेस वैल्यू 20 हो जाएगा। जब 20 हो जाएगा तो इन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस के लिए हम डिजाइन करेंगे तो हम ज्यादा सेफ होंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़े एक्सपीरियंस के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस, स्किल और एनालिसिस की जरूरत होती है, और अलग अलग सर्कमटेंसेस में ये चीज अलग अलग होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम देखें, डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ लोड कैन बी चेंज, लोड की वैल्यू चेंज हो सकती है, सो स्ट्रेस कैन बी चेंज एट एनी सेक्शन, स्ट्रेस की वैल्यू किसी भी सेक्शन पर चेंज हो सकती है, विच कैन हार्म द प्रोडक्ट लाइफ, जो कि हमारी प्रोडक्ट लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। आल्सो ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वर्किंग स्ट्रेस कैन राइज एट एनी सेक्शन। अगर कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, कोई इरेगुलरिटीज है, कोई डिफेक्ट है, तब भी हमारा वर्किंग स्ट्रेस बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है। That can affect the component life. So factor of safety is taken to increase the design stress value to comparable for sudden rise in stress। हमें factor of safety इस वजह से लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर स्लाइड डायग्राम में हम देख सकते हैं, factor of safety if a component needs to withstand load of 100, एक एग्जांपल दे रखा है, लोड ऑफ 100 न्यूटन अगर उसको विथस्टैंड करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 selected, then it is design strength to support 300 न्यूटन। यानी एक कंपोनेंट से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि 100 न्यूटन उसको लोड कैरी करना है,
और अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 यूज करेंगे तो 3 into 100 हमें 300 न्यूटन के लिए उसको डिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 से ये एक्सीड कर जाता है और मैक्सिमम लिमिट हमारे लिए 300 हो जाएगी, तो हम 300 न्यूटन तक के लिए इसको सेफ रखते हुए डिजाइन करेंगे। It is used to provide a design margin over theoretical design. Theoretical design से design margin के लिए हमारे लिए information provide करता है। Capacity to allow uncertainty in the design process. तो वही चीज फॉर्मूले में हमारा आ जाएगा maximum load upon actual load या फिर strength of component divided by load on। ये कुछ हमारे पास कुछ डेटा है जो नॉर्मल जो कंपोनेंट्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम किस तरीके से लेते हैं, क्या वैल्यू दी जाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। अगर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेकर के 2.5 तक की जाती है। अब यहाँ पर देखिए बहुत एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब ज्यादा मटेरियल। एयरक्राफ्ट में हम बहुत ज्यादा मटेरियल अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बल्कि बन जाएगा अगर हमारा सिस्टम, तो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वहाँ हमें नुकसान पहुँचेगा। और इसलिए एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत प्रिसाइज होती है, बहुत स्किल मैन्युफैक्चरिंग होती है। बॉयलर्स जो कि स्टेशनरी कंपोनेंट्स होते हैं तो इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 3.5 से लेकर 6। नट बोल्ट ये फास्टनिंग के काम आते हैं, इनमें सडन जो है फोर्सेस आ सकते हैं तो इनकी बहुत भी ज़्यादा ले लेते हैं। व्हील्स के लिए क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में काम आता है और ऊपर से कास्ट आयरन है जो कि ब्रिटल है, डक्टाइल नहीं है, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी और भी ज़्यादा हमें लेनी पड़ेगी 20। इंडियन कंपोनेंट 6 to 8 जो कि डायनेमिक है, ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में चलते हैं, ग्राउंड इरेगुलरिटीज का इन पर बहुत फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन कंपोनेंट्स में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ली थी। हेवी ड्यूटी शाफ्टिंग 10 to 12, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स 8 to 9, प्रेशर वेसल, और इस तरीके से टरबाइन कंपोनेंट 6 to 8, टरबाइन कंपोनेंट्स रोटेटिंग 2 to 3। इस तरीके से ये काफ़ी सारे हमारे दे रखे हैं। सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेंज हमारी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में दे रखी है। देखिए ग्राफ के थ्रू स्ट्रेस लेवल को डिफाइन किया हुआ है, ये मैक्सिमम ऑपरेशनल लोड इस लेवल पर है और ये लोड जो हमारा इससे ऊपर लेवल तक जाता है, और इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड कर रखा है। यानी जब अचानक से लोड ऊपर चला जाता है इस लेवल तक तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे लिए डिजाइन। अब एक न्यूमेरिकल इसमें हम ट्राई करेंगे। A beam is subjected with 10 kilonewton and have cross section of 100 mm square. एक बीम जो है हमारे पास 10 kilonewton उस पे लोड है 100 mm square. If at a particular section due to sudden jet load exceed up to 50 kilonewton, यहाँ 500 की जगह 50 हमें कंसिडर करना है, 50 kilonewton, what should be the value of factor of safety? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? पहले केस में लोड 10 किलोन्यूटन है, एरिया 100 mm स्क्वायर है। दूसरे केस में 50 किलोन्यूटन है, एरिया 100 mm स्क्वायर। तो पहला जो केस है यानी एवरेज लोड की अगर बात करें तो एवरेज हमारा स्ट्रेस वैल्यू हो जाएगी F/F इक्वल टू 10 किलोन्यूटन, और किलो को हम हटाएंगे 10⁻³ आएगा, अपॉन एरिया हमारे पास 100 mm स्क्वायर। उसको जब सोल्व करेंगे 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास एक एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हमारे पास आएगी। लेकिन जब लोड जो है 50 किलोन्यूटन हमारा जाएगा, लोड एक्सीड टू 50 किलोन्यूटन, तो नया लोड हमारे पास 50 किलोन्यूटन हो गया, 50 into 10⁻³ हमारा जो है किलो को कंसिडर करेंगे तो इतना न्यूटन हो गया, डिवाइडेड बाय 100 mm स्क्वायर। तो यहाँ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारी स्ट्रेस की वैल्यू है। यानी सडन जर्क की वजह से लोड में चेंज होने की वजह से हमारा वर्किंग स्ट्रेस जो है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यहाँ पर इस केस को कंसिडर करते हुए लेंगे वर्किंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रिटिकल स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे लिए हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 5। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हालांकि यहाँ पर एक बात और है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ लोड के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल, उसकी ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन, लोड ओरिएंटेशन और भी कई सारे चीजों को मिला करके, या फिर डिजाइनर जो एक्सपीरियंस
या जजमेंट उस पर डिपेंड, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम अगर हमसे पूछा जाए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू।